ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ जाएगा, cos थीटा। अब cos थीटा आ गया, अब cos को इधर ले जाएंगे तो cos इनवर्स में आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? सर हमें इसमें थीटा ही तो निकालना है। क्या चीज? हमें इसमें थीटा ही तो निकालना है ना। हाँ, थीटा निकालना है तो cos यहाँ से आ जाएगा, जो भी आएगा वो। और फिर अपन cos थीटा इक्वल टू के थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे या cos इनवर्स ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो समझ में हाँ आएगी? सर, यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यस आप खुद मुझे एक बात बताओ खुद, दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल तो यस सर, 0 डिग्री हो गया क्या? यस सर। थीटा यस सर, 0 थीटा डिग्री हो गया तो cos 0 कितना होता है? 1, 1 यस सर। है ना? और अपन एक बात और भी जानते हैं, एक बात और भी जानते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल होती है 90 डिग्री। है ना, दो लाइन अगर पैरेलल होती है तो उसके डायरेक्शन रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अगर कोई दो लाइन पैरेलल हाँ होती सर, एकदम आपने बताया था। है उसके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं, कोफिशिएंट, हाँ सर, है ना? तो क्या इक्वल टू दो लाइन कोई भी पैरेलल हो, के। है ना, कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल या फिर दोनों के बीच 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा तो क्या आएगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 रहेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इक्वल टू एक यस सर। कांस्टेंट। हाँ, इक्वल टू कांस्टेंट जो भी होगा वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीनों आएंगे ना इक्वल। हाँ यस सर सर। आएंगे। और अगर बात आई दो लाइन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अगर आएगी तो देखो cos थीटा 90 बन जाएगा। cos थीटा 90 मतलब कितना, जीरो क्या वैल्यू? ये यस सर। हाँ इसको इधर लेके आओ जीरो, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये नीचे वाला जीरो के साथ खत्म हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। नहीं आया समझ? अरे cos थीटा आ 90, गया सर, अब ये आ वाला गया के सर। साथ आगे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू जीरो बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। आदित्य, हाँ सर। है ना? आगे समझ, चले आगे। सर अगर कॉस यस जीरो सर। रखेंगे तो फिर और जीरो तो रखेंगे, सिंपल ही। और जीरो रखेंगे वन, फिर उसको सोल्व करवाना पड़ेगा। सोल्व करवाएंगे ना तो हाँ लास्ट के अंदर यही तो कंडीशन है, सिंपल। ये। लेकिन वो सोल्व करवाना थोड़ा सा हार्ड है, तो सोल्व नहीं, पर डायरेक्ट याद रखते हैं उसको। अच्छा ये आएगा, ये वाली इक्वेशन हाँ, जो आपने लिखी है। ये आएगा, ठीक है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू सर ये c1 वाली अपॉन। बात तो आपने कॉलिनियर में बताई थी। हाँ हाँ, वही है, ये वही है। यस। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, देखना जरा, है ना, एंगल ऑफ टू लाइन के बाद फिर अपने पास है अब जैसे शॉर्टेस्ट देखो, डिस्टेंस है ना, टू लाइन। अब जैसे इधर देखो, अच्छा, एग्जांपल करते हैं अपन एक आधा, है ना, एग्जांपल करना पड़ेगा इसका, एग्जाम्पल 9। है ना। एग्जांपल पहले करते हैं अपन 6, एग्जांपल 6 करो। देखो एग्जांपल 6 क्या बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 अपने को बोला है फाइंड द वेक्टर इन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, है ना, थ्रू द पॉइंट 5, 2, -4, 5, 2, -4, बोला इस पॉइंट से पास हो रही है। ये फिक्स पॉइंट हो गया क्या, एक पॉइंट, यस सर। है ना। और विच इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस, बोले ये वाली एक वेक्टर दिया हुआ जिसके पैरेलल है। वेक्टर क्या अपने पास, 3i 3i + 2j - 8k। -8k। तो बताओ ये कौन सा, ये अपने पॉइंट हो गया क्या, x1 y1 z1? यस सर। फिर वही Yes, प्रोपोर्शनल तो लिख ऐसे देंगे देखें दोनों तो को। ये वेक्टर हो गया अपना, ठीक है। और ये वाला अपने वैसे देखिए तो बी वेक्टर हो गया, और इससे निकलेगा अपना एबीसी, निकलेगा एबीसी की वैल्यू तो निकलेगी 3, 2, -8। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस है ना, सर। तो यस अपन सर। जानते हैं एक पॉइंट से पास होने वाली और एक के पैरेलल, किसी वेक्टर के पैरेलल की इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन होती है r = a + λb, यस सर। है ना। तो r = r, a आ गया ये वाला, इसका वेक्टर बताओ क्या बनेगा, इसका वेक्टर बनेगा 5i 5i 5 5 + 2j -4k, -4k। प्लस में लैम्डा टाइम b, अपना ये वाला 3i
प्लस 2j माइनस 8k। बोलो समझ में आया कि नहीं आया लाइन की इक्वेशन? यस सर। है ना? और कार्टेशियन इक्वेशन करेंगे तो डायरेक्ट x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो x माइनस x1 5 अपॉन a 3, y माइनस y1 2 अपॉन b 2, z माइनस z1 z प्लस 8 अपॉन, है ना, z प्लस प्लस 4 और अपॉन माइनस का 8। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। ये समझ में आया क्या? अपने एबीसी कहां से आया? पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन निश्चित होते हैं एबीसी। यस सर। x1 y1 z1 क्या होते हैं? फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो अगर जब अपन कार्टेशियन इक्वेशन लिखेंगे तब तो वेक्टर भी बनाना पड़ेगा उसको, अब वरना डायरेक्ट यहाँ पे x1 y1 z1। बोलो भी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना? और अगर मान लो तुम्हारे ये याद नहीं रहा तो क्या करोगे? r को लिख लो xi प्लस yj प्लस zk और इक्वल टू इसको सोल्व करा लो और i वाले i के साथ कंपेयर करवा के लेने की वैल्यू निकाल के तीनों को आपस में इक्वल रखोगे ना, यही आएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। है ना? जैसे अपने ने फॉर्मूला बनाया था, कर सकते हो आराम से, आ गया। थोड़ी है। यस सर। नहीं है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 बोला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इस डिस्टेंस। दो पॉइंट दे रखे हैं -1 0 2 और 3, 4, 6। तो बोले दो पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट के पास होने वाला लाइन, तो ये इसका ए वेक्टर बनेगा, इसका बी वेक्टर बनेगा। r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a, b माइनस a, है ना? तो क्या आ जाएगा? r इक्वल टू a वेक्टर क्या बनेगा? -1i प्लस 0j प्लस 2k प्लस में लैम्डा टाइम b माइनस a, 3 माइनस माइनस 1 4, 4i और 4 माइनस 0 प्लस 4j और 6 माइनस 2 प्लस 4k। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x2 माइनस x, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो आ जाएगा x माइनस x1 माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू, आया कि नहीं आया समझ? हाँ सर। है ना? आराम से हम कर सकते हैं क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ पे x1 z1 क्या है ना, x2 y2 z2 क्या है, abc क्या है, अपन ये बहुत अच्छे से, r क्या है, a क्या है, b क्या है, बहुत अच्छे से अपन समझते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम आने वाली कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। इसने बोला अपने को द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है एक लाइन की। एग्जांपल नंबर 8 क्या दे रखी है? x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 4 z प्लस 2। बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। तो सिंपल सी बात है, कार्टेशियन इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन बनानी है तो जानते हैं अपन फिक्स पॉइंट होता है x1 y1 z1। तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -3 5 और -6। बोला समझ में आया कि नहीं आया? सर यस सर। x माइनस x1 है ना, y माइनस y1 z माइनस z1 और जो ये लाइन के ऊपर फिक्स पॉइंट हो गया और इसके पैरेलल लाइन का वेक्टर, तो उसके डायरेक्ट उसके abc की वैल्यू है तो वेक्टर क्या बन जाएगा? 2i प्लस 4j प्लस 2k। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये बन गया b वेक्टर, ये a पॉइंट, तो इसके लिए आ जाएगा अपना a वेक्टर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। नहीं आया समझ? यस सर। आ गया? सर आ गया। अपन जानते हैं वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। यहां से रख दो r इक्वल टू a क्या ये रहा पॉइंट, तो माइनस का 3i प्लस 5j माइनस 6k, ये a बन गया और प्लस में लैम्डा b क्या बन जाएगा? ये वाला इससे, तो 2i प्लस 4j प्लस 2k, ये बन गया b। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई? कार्टेशियन इक्वेशन। बोलो वो सॉरी वेक्टर इक्वेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आदित्य आया समझ? यस सर आ गया। आया ना समझ? ये आदित्य सो जाता है दिन में, है ना, इसका सोने का टाइम होता है टाइम से लेके। अरे नहीं सर, मैं सो के उठा हूँ सर, ऐसी बातें मत किया। मैं 4 बार पूछ रहा हूँ तो बोलना चाहिए ना तुझे। अरे सर वो पापा की कॉल आ रही थी ना, वो पापा सब्जी लेने गए तो सामान का पर्चा छूट गया। तू भी लेके आ सकता है सब्जी, पापा को भेज रहा है। सब्जी मैं ही लाता हूँ सर अपने घर पे। ठीक है, सर देखो वो ये वाला क्या किसका? बोलते हैं,
अगले वाला क्लास चल रही है ना। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 9 अपने को बोल रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ, है ना, लाइन। दो लाइन दे रखी है। क्या लाइन दे रखी है देखना। R इक्वल टू दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस 4k और प्लस में लेमडा i प्लस 2j माइनस 2k। ये अपने को एक लाइन दे रखी है। तो दूसरी लाइन क्या दे रखी है? वो दे रखी है अपने को R इक्वल टू 5i माइनस 2j, है ना, और फिर प्लस में म्यू टाइम 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये अपने को दो लाइन दे रखी है। अब तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे तो लेमडा है, यहाँ पे म्यू है। अगर दो लाइन है तो दोनों लाइन में अलग अलग कांस्टेंट दिखाना पड़ेगा ना, सेम कैसे दिखा सकते हैं? यस सर। आगे बात समझ। अब अपने को क्या निकालना है? दोनों लाइन के बीच में क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो मुझे एक बात बताएगा सुधांशु, बता सुधांशु, इस वेक्टर, इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो कौन, ये बता देगा क्या? ओनली ये याद कर। ये जो होता था अपने पास R इक्वल टू a प्लस लेमडा बी होता था, जहाँ पे b क्या होता था? इसके पैरेलल वेक्टर होता था। यस सर। यस सर। सुन मेरी बात सर। यस सर। है ना? आपने समझाई ये थी। मतलब इस लाइन के पैरेलल ये डायरेक्शन ये बता देगा, और दूसरी में कौन सा बता देगा? ये बता देगा। तो मतलब ये वाला वेक्टर अपना हो गया 3i प्लस 2j प्लस सर 6। दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे। हाँ, है ना, i प्लस 2j माइनस 2k, और ये वाला बता देगा 3i प्लस 2j प्लस 6k। अब देखो इन, मतलब जो इन दोनों लाइन के बीच एंगल होगा ना, वो इन दोनों लाइन के बीच एंगल होगा, यस सर। पैरेलल। है ना। तो अपन क्या करेंगे? इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला अपने को याद है, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। a1 a2 1 into 3 3 प्लस 2 into 2 4 प्लस 2 into 6 माइनस का 12 अपॉन में a1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 5 4 4 8 1 9 into 9 4 से 36 और 4 40 49 4 9 7। तो ये आ जाएगा 7 तो 3 7 माइनस 5 अपॉन 21 cos थीटा। सर माइनस 2 आएगा। नहीं ठीक है ठीक है। cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? cos इनवर्स 5 अपॉन 21। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही है। सर नहीं गलत कर दिया। यस सर सही है। सही है सही है। यस सर सही है। 19 कैसे आ रहा है? वो प्लस का कैसे बता रहा है? कुछ गड़बड़ कर दी क्या आपने? हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है, गड़बड़ कर दी। ये प्लस है, ये प्लस है। अच्छा है ना, यहाँ पे प्लस आएगा, ये कितना बन जाएगा? 19 आ जाएगा। 19 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये वाला? भी देखो इधर, इस लाइन के अपने को इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो अपने को इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर पता है और इस लाइन के बीच के पैरेलल वेक्टर पता है। तो देखो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा, वही तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल होगा। सर फिगर ऐसा बनेगा क्या इसका? हाँ, इसका फिगर ऐसा बनेगा। ये दो लाइन ऐसे है, ये दो लाइन है जिनके बीच का एंगल निकालना है। ठीक है। अच्छा। अपन जो लाइन निकालते हैं अपने, उसकी इक्वेशन होती है r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। तो जो b होता है वो इसके पैरेलल एक लाइन नहीं होती क्या? इस लाइन के पैरेलल एक लाइन नहीं होती क्या अपने पास? यस सर। और जो दूसरी में आएगा b, उसमें भी वो पैरेलल उसके बनेगी। तो मतलब ये वाला थीटा जो बनेगा वो यही तो थीटा बनेगा। तो मतलब जो पैरेलल लाइन वाली अपने ये दे रखा है r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, r इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b2। तो b1 b2 के बीच का एंगल क्या बताएगा? दोनों लाइन के बीच का एंगल बताएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। नहीं समझे? यस सर समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है भाई। ठीक है, क्योंकि जो लाइन की अपने पास हो डायरेक्शन बताएगा वो यही वेक्टर बताएगा। ये तो फिक्स पॉइंट से आता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो फिक्स पॉइंट से आता है। r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी, जहाँ पे b होता है ना वो अपने पास पैरेलल वेक्टर होता है। चलो इस चीज को सर ये बोल सकते हैं, मतलब सर दो पैरेलल लाइन मतलब चार पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। चार पैरेलल लाइन नहीं करती। चार पैरेलल लाइन कैसे करती है? दो पेयर अलग होते हैं, दो पेयर अलग होते हैं। नहीं जैसे हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे ना, जैसे दो लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। हाँ वही तो है ये, और क्या है?
देखो इधर हाँ बोल। ये दो लाइन अपने ने इंटरसेक्ट कर दी, ठीक है। अब इसके पैरेलल अब ये इसका इक्वेशन होती है r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 और इसकी इक्वेशन होती है r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, ठीक है। तो इसके पैरेलल कौन सी लाइन आएगी? इसके पैरेलल लाइन आएगी ये वाली, कौन सी? b1, बी वाली। यस सर। है ना। और इसके पैरेलल कौन सी आएगी? b2। तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? ये थीटा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, कोरस्पोंडिंग एंगल। यस सर, कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये इसके पैरेलल है तो सिंपल नहीं, सॉरी ये ऐसा देखा जाए तो सर यस सर ये वाला, ठीक इसके, है। हाँ यस। b1 और b2 के बीच का एंगल ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल इसके, पैरेललोग्राम बन गया तो ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। सर ये a2 क्यों लिखा सर? a1 तो आएगा इधर, क्यों आएगा a2? जब एक लाइन में a1 ले लिया तो दूसरी में a1 क्यों लेंगे? एक ही लेना पड़ेगा ना सर। है तो दोनों सेम ही ना। अरे सेम कहाँ पे है? अलग अलग लाइनें हैं दोनों। यस सर। हाँ ये एक लाइन, ये एक लाइन है। a2 उसी के ऊपर एक फिक्स पॉइंट है, वो है बस। ये तो सर एक फिक्स पॉइंट है ना सर, ये तो एक फिक्स पॉइंट है ना। अलग इक्वेशन है वो। एक पॉइंट लेते हैं अपन x1 y1 z1। अब दूसरा पॉइंट लेगा तो क्या लेगा तू? x1 y1 z1 ले लेगा क्या? हाँ सर। x2 Yes, y2 z2 लेगा। तीसरा लेगा तो क्या करेगा? x3 y3 z3 लेगा। और वो रिप्रेजेंट x1 y1 z1 को ही कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे? ठीक है सर, नहीं समझा? आ गया सर। तो यहाँ पे r इक्वल टू a प्लस लेमडा b होता है ना, लेकिन a मैंने पहले यूज कर लिया तो ये दोबारा यूज नहीं कर सकता, वरना तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला था कि ये वाला था, इसीलिए। ठीक है, यस। चलो इतने सारे एक में तो कंफ्यूज हो जाए। हाँ कंफ्यूज आ जाओगे, तुम कंफ्यूज आ जाओगे। नेक्स्ट पता नहीं आ गए। कि क्वेश्चन कहाँ से करें और आंसर कहाँ से। एग्जांपल नंबर 10 क्या है? एग्जांपल नंबर 10 बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन। तो सिंपल सी बात है, एक इक्वेशन क्या दे रखी है? x प्लस 3/3 इक्वल टू y माइनस 1/5 इक्वल टू z प्लस 3/3। एक इक्वेशन ये है। दूसरी क्या है? अपॉन 4। दूसरी अपने पास है x प्लस 1/1 y माइनस 4/1 और z माइनस 5/1। तो अपन जानते हैं इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c ये होती है। जहां पे ऊपर वाला पॉइंट होता है उसके ऊपर फिक्स पॉइंट और नीचे वाला होता है पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो। तो अपने को डायरेक्शन रेशियो से मतलब है क्योंकि उसके पैरेलल वेक्टर चाहिए अपने को। तो अपन जानते हैं ये क्या बनेगा? x माइनस -3/3 इक्वल टू y माइनस 1/5 इक्वल टू z माइनस -3/4। ये बन गया। इसमें क्या बनेगा? x माइनस -1/1 इक्वल टू y माइनस 4/1 इक्वल टू z माइनस 5/1। क्यों लिखा मैंने माइनस माइनस? क्योंकि क्वेश्चन में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें x माइनस x1 होता है। यस सर। हाँ ठीक है। तो ये इसके ऊपर जो x1 y1 z1 पॉइंट था वो ये बन गया और जो abc था वो ये बन गया। तो मतलब जो पैरेलल वेक्टर आ रहा था लाइन के, जैसे ये दो लाइन थी, ये दो लाइनों ने कट किया, ये अपनी लाइन थी, है ना, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। तो जो b1 वाला वेक्टर था आएगा वो इसके पैरेलल वेक्टर का कौन सा? ये वाला बनेगा। वो क्या बनेगा? 3/5 प्लस 5j प्लस 4k, यस सर। है ना? यस सर। और दूसरी लाइन थी ये वाली -3 r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। तो इसके पैरेलल जो बनेगी वो क्या बनेगी? ये वाली बनेगी ऐसे। ये क्या बनेगी? अपने पास बनेगी i प्लस j प्लस k। तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए कौन सा? इसके और इसके, ये वाला थीटा, क्योंकि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो इसके और इसके बीच का थीटा निकाल लो। सर ये आईजे थोड़ी ना बनेगी। तो 1 है सबके अंदर, 1 1 2 है भाई, सॉरी 1 1 और 2। ठीक है, तो i प्लस j प्लस 2k। अब ठीक है, यस है ना? तो इन दोनों के बीच का क्या निकाल लो? एंगल निकाल लो। बोलो समझ में आया कि नहीं? तुमको पता होना चाहिए सिर्फ ये बात कि जो पैरेलल लाइन होती है उसके डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो होते हैं ये वाले। ये बात तुमको पता होनी चाहिए बस। अगर तुमको पता है तो आराम से कर सकते हो। ये डायग्राम अगर तुम्हारे दिमाग में है ना कैसे मैंने बनाया,
तो कभी भी दिक्कत नहीं आती ऐसे क्वेश्चनों में करने में, वरना फिर प्रॉब्लम होती है बहुत। सर ये जो ऊपर जो न्यूमरेटर उसको ये बोल सकते हैं डायरेक्शन रेशियो। हाँ तो सिंपल सी बात है, वो डायरेक्शन रेशियो होती है और क्या होते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, वही तो होते हैं। जहाँ पे एबीसी क्या होता है, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। एक्स वाई जेड एबीसी आप बोलते हो? यस सर। यस सर। और ऊपर वाले होते हैं x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन। एक्स वन वाई वन जेड वन क्या होते हैं, उसके ऊपर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यस सर। है ना। अब कई बार क्या होता है, देखना जरा, कई बार इसके अंदर तो डायरेक्टली दे दिया अपने को, कई बार ऐसे देता है, देखना इधर आओ, कई बार ये देता है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसे दिया होता x ये 3 माइनस एक्स अपॉन 3, 1 प्लस वाई अपॉन 5 और 3 ये माइनस साफ ही जेड लग रहा अपॉन 4, है, चेंज तो करना क्या पड़ेगा। करते, तो उसको उसकी फॉर्म में बनाना पड़ता। पहले x आता है ना, x आता तो x माइनस कॉमन लेना पड़ता, तो माइनस कॉमन लेते तो आता है एक्स x माइनस माइनस 3 अपॉन 3, यहाँ से माइनस कॉमन ले, यहाँ से इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट y प्लस 1 सर अपॉन रिवर्स 5, कर लेते हैं। और इसमें माइनस कॉमन लेते तो आता z माइनस 3 अपॉन 4। अब ये माइनस वाला नीचे लेके जाते तो आता है x माइनस 3 अपॉन माइनस 3 और y माइनस माइनस 1 अपॉन 5 और z माइनस 3 अपॉन माइनस 4, तब एबीसी की वैल्यू ये बनती। यस सर। नहीं समझ में आया? सर आ गया। क्योंकि अपने को तो वही रखनी है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए की फॉर्म ही रखनी है अपने को, तो अपन तो चेंज कर ही नहीं सकते। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ना तो ये ध्यान रखना भाई, इसके अंदर अगर ऐसा कुछ पंगा पड़ता है तो तुम वो पहले उसको ऐसे माइनस कॉमन लोगों लेके ऐसे करवाओगे, हाँ यस है सर। ना। और कई बार और हार्ड देना होता है, और ज्यादा हार्ड देना होता है, ऐसे दे देता है। स्क्यू लाइंस। अब क्या करोगे, अब अपने को तो x का कोफिशिएंट 1 ही चाहिए, तो अब माइनस को कॉमन लेंगे ही लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, 1/2 आ कॉमन। जाएगा। -2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x 1/2 बच जाएगा वहां पे। 3/2। हाँ 3/2। हाँ वो इधर सही अब है। ये 4 जाएगा नीचे, तो ये 2 जाएगा ना, तो ये आएगा माइनस का 2 नीचे, तो ये बनेगा x माइनस 3/2 अपॉन -2, x सर अब हो माइनस जाएगा। अपॉन a। आ गया सर, आ गया सर। कई बार ज्यादा हार्ड देता तो ऐसे भी दे देता है, नहीं है समझ? यस सर। ना अब इसमें क्या करेंगे, इसमें अपने को 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1/2 बचेगा नीचे 5, और ये 2 जाएगा नीचे, रेसिप्रोकल होगा तो ऐसे आ जाएगा। सर वो y यस सर माइनस सर अब हो जाएंगे सर y माइनस है जितने ना, भी। उनको ऐसे लिख देंगे y माइनस माइनस 1/2। 1/2। यस इसके अंदर -3 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा z माइनस 1 अपॉन 4, अब -3 नीचे आएगा तो माइनस का 4/3। अब ऐसे होगा, अब वो लाइन है ना वो ऐसे है, तो ये x1 x2 x3, ये a1 a2 a3, सॉरी a1 b1 c1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस हाँ? सर। ये तुम्हारा टीचर पे डिपेंड करेगा कि वो तुमको ये डायरेक्ट देगा कि थोड़ा सा चेंज करेगा कि ज्यादा चेंज करेगा, कैसे भी दे सकता है इन तीनों फॉर्म बना के। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। है ना, तो तुमको तो क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही बनानी है, तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में ही बनाना है, बाकी तुमको कुछ सोचना वोचना नहीं है, ठीक है? यस सर। ठीक है सर। चलो अब पता चल गया ना, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन देगा तो भी निकाल सकते हैं, कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन देगा तो भी निकाल सकते हैं, और वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, नो सर। है ना, आराम से कर Yes. सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस। देखना दो लाइन बोलेगा उनके बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, स्क्यू लाइन के बीच का। स्क्यू लाइन कौन सी होती है, जो पैरेलल नहीं होती लेकिन काटती भी नहीं है, यस सर। इनको क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन। ठीक है, तो मान लिया जैसे इसने माना है ना, इसने माना है वैसे मान लिया कि एक अपने पास ये लाइन है
एक अपने पास ये लाइन है, दोनों कौन सी लाइन है, स्क्यू लाइन है, एक इधर निकल जाएगी एक इधर निकल जाएगी, लेकिन काटेगी नहीं, देखो पैरेलल भी नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर ये 3D में इसलिए ही है ना, क्योंकि हाँ काटेगी ये भी ऐसे है, नहीं। ये ऐसे निकल जाएगी और वो ऊपर से ऐसे निकल जाएगी, यस सर। है ना, स्क्यू ऐसे ऐसी लाइन है ऐसे जी। निकल जाएगी। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, तो कहीं ना कहीं तो शॉर्टेज डिस्टेंस बनेगी। तो देखो दो लाइन की इक्वेशन उसने ले ली, अब जैसे ये एक लाइन का नाम ले लिया L1, एक लाइन का नाम ले लिया L2, ठीक है, और L1 की इक्वेशन है ना वो क्या ले ली उसने, वो उसने ले ली R इक्वल टू A1 A1 प्लस लेमडा B1, और दूसरी वाली L2 थी ना उसकी इक्वेशन ले लिया R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। म्यू अब बी। प्रिंस तो बोल मत देना यहाँ पे A2 क्यों ले लिया, पिटेगा वरना। सर ये तो सेम ही हो गया ना उसकी तरह। हाँ वही बात हो गई है ना। अब दो लाइन लिए तो दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए एक में A1 ले ले तो एक में A2 लेना पड़ेगा, या फिर ये भी ले सकते हैं, इसमें A ले लो इसमें B ले लो, इसमें A डैश ले लो B डैश ले लो, तुम्हारी मर्जी है, बस दोनों को अलग अलग दिखाना है। यस सर। अरे नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ये तो इक्वेशन जो है सर पहली वाली A प्लस लैम्डा बी, सर ये तो उसकी तरह बन गई ना जो पहला वाला हमने सॉल्व किया था। जो भी है मतलब हो गया वही ना, ये वही हो गया मतलब, है ना। इसके ऊपर A क्या होगा, कोई फिक्स पॉइंट होगा, और B क्या होगा, इसके पैरेलल वेक्टर होगा, सर होगा, यस सर। है ना। ये अपने पास आ गया, दो लाइन आ गई, ठीक है भी, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ पहले, जो अपने पास ये बी बनेगा, B1 B2 जो बनेंगे, अब B1 बनेगा वो इसके पैरेलल एक वेक्टर आएगा क्या, यस सर। हाँ सर। है ना, इसके पैरेलल वेक्टर आएगा, पैरेलल वन, और जो B2 आएगा वो क्या आएगा, L2 के पैरेलल। B2 जो अपने पास आएगा वो L2 के पैरेलल, पैरेलल टू। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो मुझे एक बात बताओ, जो B1 B2, अगर मैं B1 और B2 को क्रॉस करवाऊंगा तो बताओ दोनों के परपेंडिकुलर एक लाइन नहीं बनेगी क्या? मैंने बोला है तुमको, जब भी क्रॉस करवाते हैं दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो सर वो A क्रॉस B 0 हो जाएगा ना? ए क्रॉस बी कैसे, ए क्रॉस बी थोड़ा ना करें अपन, B1 क्रॉस B2 कर रहे हैं ना, B1 क्रॉस B2 आएगा तो दोनों के परपेंडिकुलर अपने को डायरेक्शन पता चल जाएगी। सिंपल सी बात है, L2 की डायरेक्शन भी B2 की डायरेक्शन है, और L1 की भी डायरेक्शन B1 ही है, तो अगर मैं B1 क्रॉस B2 कराऊंगा तो B1 और B2 के दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब L1 और L2 के दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? L1 L2 के। मुझे एक बात बताओ, ये अपना B1 है, यस सर। ये अपना B2 है, तो मैं दोनों का दोनों, अब भी हो सकता है इसके साथ में भी हो सकता है कहीं दूर भी हो, उससे अपने को थोड़ा ना मतलब है। लेकिन जब मैं दोनों का क्रॉस कराऊंगा तो जो डायरेक्शन आएगी ना वो इसके भी परपेंडिकुलर बनेगी, वो इसके परपेंडिकुलर बनेगी। ये वाली बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा सर। यस सर। है ना। अच्छा बताओ, B2 किसकी डायरेक्शन में है, L2 के, यस सर। और B1 किसके डायरेक्शन में है, L1 के। मतलब जो आएगा दोनों का क्रॉस वो L1 L2 के दोनों के परपेंडिकुलर आएगी। हाँ सर, वो चारों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना। अरे ये तो उसी की डायरेक्शन में है, जो B1 है वो L1 की डायरेक्शन में नहीं है क्या? तो सर वही यस बोल रहा था, सर। सारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो B1 क्रॉस B2 आएगा ना वो क्या आएगा, L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने पास आएगा। वो क्या आएगा, L1 के भी परपेंडिकुलर आएगा, L1 के भी परपेंडिकुलर और L2 के परपेंडिकुलर। कौन सी डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है B1 क्रॉस B2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया। मतलब अपने ने क्या कर लिया, जिस डायरेक्शन में अपने को डिस्टेंस निकालनी है ना उसका अपने ने डायरेक्शन पता कर ली, जो जहां से अपने को डिस्टेंस निकालनी है उसकी डायरेक्शन अपने ने पता कर ली। अभी पता नहीं है वो डिस्टेंस, वो मैग्नीट्यूड उसका पता नहीं है कम ज्यादा कितना होगा, लेकिन डायरेक्शन तो अपने ने पता कर ली। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अपन अच्छा सर। यस जानते सर। हैं डिस्टेंस बनेगी वो इसके भी परपेंडिकुलर बनेगी, वो इसके भी परपेंडिकुलर बनेगी, तो दोनों के परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैं दोनों के जो दोनों की डायरेक्शन थी V1 V2 उन दोनों का क्रॉस करवा दिया, क्योंकि क्रॉस करवाता हूं तो मैं जानता हूँ दोनों के परपेंडिकुलर ही आता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आया जितने समझ? सर अगर यस पैरेलल सर। में क्रॉस कराते हैं तो 0 बनेगा ना?
हाँ, परपेंडिकुलर को अगर हम डॉट करवाएंगे तब जीरो बनेगा ना, तो परपेंडिकुलर है ही नहीं यहाँ पे कोई। कहाँ है परपेंडिकुलर? कुछ है ही नहीं। B1 B2 है क्या परपेंडिकुलर? नहीं सर, पैरेलल में क्रॉस कराएंगे तब। पैरेलल को क्रॉस कराएंगे तब होगा ना वो तो, लेकिन पैरेलल तो है ही हाँ नहीं। तो कहाँ है पैरेलल? नहीं तो सर मैं ऐसे पूछ रहा हूँ बाकी। हाँ, क्रॉस कराएंगे तो सिंपल सी बात, cos थीटा जीरो, वो दो क्रॉस कराएंगे तो sin थीटा जीरो, तो जीरो खत्म। सर ठीक है, ये अपने पास आ गया। लेकिन अपने को उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता। अपने को उसका क्या नहीं पता भाई? मैग्नीट्यूड तो पता नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं पता। है ना? मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड जो होगा, मेरी बात सुनो इधर, एक ही वेक्टर है, एक ये वेक्टर है ऐसे, ठीक है। अब अपने को डायरेक्शन पता चल गई कि ये वाली डायरेक्शन में कुछ आएगा। अब हो सकता है वो इस डायरेक्शन में यहां से आए, हो सकता है इस डायरेक्शन में यहां से आए, हो सकता है यहां से आए, यहां से। ये शॉर्टेज डिस्टेंस कहां से बनेगी वो अपने को पता नहीं है अभी तक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर कहाँ से बनेगी? छोड़ो इसको, यहीं तक छोड़ो, ये कल करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा फिर आगे मैं समझाऊंगा तो पूरा समझ नहीं पाओगे तो कोई मतलब नहीं है उसका फिर, ठीक है? सर हाँ ये तो पता चल गया शॉर्टेज डिस्टेंस कहाँ से बनेगी, लेकिन ये नहीं पता चला कितनी बनेगी। हाँ, कितने बनेंगे उसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो वो अपन वो देख लेंगे ना, वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना अपने समझ में आ गया। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन है ना भाई एक्सरसाइज के, सारे कंप्लीट करवा लेना। यस सर। ओके समझ में आ गई बात? यहाँ तक। और पिछले चैप्टर को प्लीज देखा करो, है ना? घंटे 2 घंटे उनको रिवाइज करो, 2-2 घंटे सबके अंदर, है ना? डिवाइड मैं तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है इतना। 2-2 घंटे स्टार्ट फिजिक्स कर को, 2 घंटे केमिस्ट्री को, 2 घंटे मैथ को एक्स्ट्रा देना स्टार्ट कर दो, 6 घंटे। हाँ सर। आगे ना बात समझ? अभी इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, बाद में फिर भागते फिरोगे इधर उधर पागलों के जैसे। उसको एक्स्ट्रा टाइम देना, अभी से जितना पढ़ते हो क्लास क्लास में, वो कोई टाइम देना नहीं होता। यहाँ पे तुम मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कोई टाइम देना नहीं होता है। ये इसका होमवर्क करना कोई टाइम देना नहीं होता। वो तुम होमवर्क कर रहे हो, खुद से क्या पढ़ रहे हो, वो तो कुछ है ही नहीं फिर, है ना? अभी कौन सा मंथ? अभी मान लो ये मंथ कौन सा है? ये अक्टूबर। अक्टूबर है। अक्टूबर आज 10 तो गए, तो अक्टूबर के 20 दिन बचे हैं, है ना? नवंबर के 30, और नवंबर के 30, मान लो जनवरी के 30, फरवरी के 30, ठीक है। और मार्च में एग्जाम हो जाएंगे। वैसे देखते तो मार्च में स्टार्ट हो जाते हैं, 2-3 मार्च को 12th एग्जाम। सर Yes. अभी नवंबर नहीं है। अरे नवंबर की बात छोड़ो, ये वाली सोचो पहले, है ना? ये वाली मार्च के एंड में। फाइनल कुछ मार्च के एंड में नहीं, 2 या 3 मार्च को स्टार्ट हो जाते हैं सीबीएसई के। हाँ हाँ ठीक यस है, सर। ये है, अभी तो फरवरी में ही हो जाते हैं है सर। ना? और 15 जिसमें फरवरी से जिसमें से कम से कम 30 दिन निकाल दो तुम्हारे प्रैक्टिकल के। नहीं 100% सर 30 दिन, प्रैक्टिस तो 100% हो गए सर 30 दिन हमारे। प्रैक्टिकल के। फाइल बनाओ, लैब में आओ, ये करो वो करो, ये सारी चीजें दौड़ लगाओ, ये करो वैसे, तो खत्म। तो दिन तुम्हारे पास बचे 90 टोटल, कुल मिला के, जिसमें छुट्टियां भी है, जिसमें दिवाली भी है, जिसमें न्यू ईयर भी है, जिसमें होली भी है, जिसमें सब कुछ है। हाँ सर यही बात तो बुरी है। आगे ना बात समझ? इसमें सब कुछ है 90 डे के अंदर। अब बात आती है तुम्हारी फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म में तो तुम्हारे पास दिन बचे 30। आगे ना बात समझ? 30 दिन बचे हैं, जिसके अंदर दिवाली भी आ जाएगी आसपास से ही। तो भाई खुद से पढ़ना आसपास स्टार्ट से कर दो, खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दो, और कोशिश करो कि जल्दी से सिलेबस कवर हो पिछले, क्योंकि आता है तुमको सारा, ऐसा कुछ नहीं आता नहीं है, सब कुछ आता है, बस तुमको रिवाइज करना है। तुमको एक बार देखना है, फॉर्मूले देखने हैं, बस फॉर्मूले देखने, क्वेश्चन का तरीका देखना है, कौन से क्वेश्चन आते हैं ये देखना है, एक बार वीडियो को देखना है, बस टाइम लगाना है उसके अंदर, और कुछ नहीं करना तुम लोगों को। 2-4 क्वेश्चन देखो फिर खुद से करो, 2-4 क्वेश्चन देखो फिर एक्सरसाइज की खुद से करो, ऐसे बस उसको एक बार आंखों से निकालो उसको, तब जाके होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले मैं बता रहा हूँ सिलेबस बड़ा है, एक सब्जेक्ट सर अगर पक्का रह पूरी जाएगा। एनसीईआरटी एक बार सर पूरी एनसीईआरटी एक बार करके और फिर वो जो सैंपल पेपर वाली बुक्स आती है जिसमें एमसीक्यू होते हैं वो कर ले तो हो जाएगा। हाँ, तो पूरी एनसीईआरटी एक बार से कुछ नहीं होता। पूरी एनसीईआरटी एक बार से तुमको पता लगेगा ये सिलेबस के अंदर है, और जब लास्ट तक पहुंचोगे ना तो पिछले वाला क्या था पता ही नहीं होगा। पूरी एनसीईआरटी एक बार मतलब एक बार अच्छे से क्लियर एक एक क्वेश्चन। अब जैसे अपने ने सिलेबस हुआ है, अब अपना सिलेबस होगा 1-1.5 महीने में, तो अपना सिलेबस होगा नवंबर के लास्ट तक, अपना सिलेबस होगा, कंप्लीट सिलेबस होगा तब तक, है ना? अगर अपने ने कंटिन्यू रखा तो उसके अंदर अब उसके बाद अब जब अपन फर्स्ट सेकंड चैप्टर ये वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले करने जाएंगे, तो तुम्हारे तो गोल हो जाएंगे, तब तक सारे हो गए होंगे, अभी भी कंफर्म हो गए होंगे। नो सर।
है ना बात समझ। तो वो रिवाइज तो करना पड़ेगा भाई, रिवाइज नहीं करोगे नहीं होगा कुछ भी, पहली बता रहा हूं मैं। क्योंकि आते हुए भी अगर तुम्हारे मार्क्स आते हुए क्वेश्चन तुम छोड़ के आओगे सिर्फ इस वजह से कि तुमको ध्यान नहीं आ रहा फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ध्यान नहीं आ रहा प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, सिर्फ इस वजह से सिर्फ तुम 2-3 घंटों के लिए तुम मतलब छोड़ के आओगे क्वेश्चन फिर, ये सर बहुत गलत बात है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और उसमें ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं में सबसे ज्यादा फॉर्मूले। हाँ तो फॉर्मूले है तो फॉर्मूले याद कराए हैं तुमको, मैंने समझाए हैं एक एक फॉर्मूले, फॉर्मूलों को लिखो 10-10 बार, हाँ 1 घंटे में सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं। अब सर, पता तो मेरे ये को तो याद रिवाइज करने कर। पड़ेंगे, पता है याद नहीं करोगे तो सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं होने की वजह से 5 नंबर जाएंगे, तो इससे अच्छा याद कर लो ना यस सर। फटाफट। क्योंकि ये तो हाँ पक्का है सर। कि फॉर्मूला याद नहीं होगा तो 5 के 5 नंबर जाएंगे, ये कंफर्म बात है। यस सर। तो उनको एक एक यस चैप्टर को पकड़ पकड़ के उनके जितने फॉर्मूले सारे लिखो, लिखो फाइनल चैप्टर सारे, और वीडियो देखो, सारी वीडियो देखो, और क्या काम आएगी फिर ये रिकॉर्डेड वीडियो, किस काम आएगी अपने। यस सर। तो उसको कंप्लीट सर करो, नहीं एमसीक्यू है में, तुम्हारे पास, पहले ही बता रहा हूं मैं। हाँ एमसीक्यू में सर ऐसा भी तो कर सकते हैं ना स्कूल वाले की, क्या बोलते हैं मतलब बोर्ड वाले, कि 5 नंबर का क्वेश्चन डाल दें उसमें और 1 नंबर का। हाँ बिल्कुल, 5 नंबर का क्वेश्चन, अरे कर सकते नहीं, करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन डालेंगे और जो फाइनल लास्ट में आंसर है वो दे देंगे 4 ऑप्शन, बताओ आंसर कौन सा है, क्यों नहीं करेंगे, करें और क्या करेंगे फिर। हाँ सर, लास्ट के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे फिर। हाँ ऐसे ही होने वाले हैं, और तुम बताओ और क्या हो सकता है फिर, और तो कोई यस चारा ही सर। नहीं है, और क्या देंगे, एक पूरा क्वेश्चन देंगे उसके 4 ऑप्शन देंगे, आंसर बताओ कौन सा है। अगर यस सर, थोड़ा सा इजी भी टू गड़बड़ डिफिकल्ट हुआ हो तो जाएगा। पूरा, अब देखो थोड़ा सा भी, अब ये ज्यादा डेंजर हो गया उससे, कैसे, उसमें तो पूरा सॉल्व करके लिखते थे, तो अगर 5 का होता था फाइनल, अगर आंसर गलत हो गया तो भी 4 नंबर मिलते थे, इसमें तो 0 मिलेगा। हाँ सर। ये तो ज्यादा डेंजर हो गया, तो इसके लिए तो तुमको कैलकुलेशन और अच्छे से करनी पड़ेगी। यस सर, एकदम करेक्ट आंसर निकालना हाँ पड़ेगा एकदम करेक्ट आंसर उसके। आना चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर 2 पाई आंसर है तो उसमें 3 पाई भी मिलेगा, उसमें 4 पाई भी मिलेगा, उसमें 1 पाई भी मिलेगा। हाँ सर। और सर अगर वो क्या बोलते हैं पाई की वैल्यू निकाल के फिर 2 से मल्टीप्लाई करके फिर रखेंगे, तो उसके हिसाब से भी करना पड़ेगा ना ऑप्शन हाँ के। तो वो सारी चीजें मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, उसमें ज्यादा डेंजर हो गया ये तो अपने, अब उसमें बीच में कहीं गलती हाँ होगी तो सर। फाइनल आंसर की तो बात ही छोड़ दो। यस सर। समझे कि नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराओ। और अभी तुम्हारा ये खेलना वेलना बाहर जाना, क्योंकि 12th क्लास है, सबसे डेंजर क्लास है और सबसे आसान क्लास है, वो तुम पे डिपेंड है कि तुम कैसे इसको ट्रीट करते हो। ओके सर। यस सर। है ना बात समझ। ठीक है, इसके बाद में कुछ नहीं है फालतू है, इसके बाद में, इससे पहले भी कुछ नहीं होता है, 10th में 9th में कुछ नहीं होता है, 11th वैसे 10th 9 10th 11th 12th 4 क्लासेस होती है पढ़ने के लिए। अब ये यही तुम्हारा लास्ट मान लो, इसके बाद में तो तुमको टीचर तो तुमको बोलने वाला है नहीं, तुम पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है, पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो घर बैठे रहो। समझ में आ गई ना बात, करो अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट आता है पूछो, जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं पूछो, मुझे नहीं आएगा मैं देख के बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के तो कम से कम एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन तुमको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है। यस सर। है ना, तो जो मैंने वो प्लेलिस्ट डाल रखी है ना उसके 2-2 तुम एक रूटीन बना लो, बस सिंपल बात है। मेरे को इस टाइम एक से इस सुबह एक टाइम शाम। तक एक सुबह 40-35-40 मिनट की एक वीडियो सुबह, एक शाम को देखनी ही है, चाहे हाँ। कुछ भी हो जाए, बस यस सर। ये और रूटीन उसके बना बाद लो। क्वेश्चन। अगर ये रूटीन बना लोगे अपने, एक एक महीने में 60 वीडियो हो जाएगी, 60 वीडियो का मतलब लगभग 3 चैप्टर हो जाएंगे। यस सर। तो 3 चैप्टर अगर हो रहे हैं तुम्हारे तो और अच्छा, 3 चैप्टर का रिवीजन अगर 2 बार तुम ऐसे कर लिए तो हो गया सिलेबस खत्म, बस। अरे मैंने ऐसा नहीं है तुमको कुछ छोड़ा हुआ है, मैंने सारे एक एक क्वेश्चन कराए हुए, लाइन टू लाइन एक एक क्वेश्चन कराए हुए हैं। यस सर, जो मतलब नहीं आता उसके कर लो, फिर हाँ बाकी बाद बस, वाले क्या बोलते बाकी बाद वाले क्वेश्चन। जो आसान लगते हैं उनको खुद से फटाफट कर लो, और जो नहीं आते उनको वीडियो हाँ देख सर। के फिर कर लो। कितना कितना आसान तरीका बता दिया, फिर भी अगर तुम नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है भाई, फिर तो फिर बैठे रहो चाहे। नहीं सर, मैंने तो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, रखते हैं अभी, ओके बाय। यस सर। ओके सर। बाय सर। बाय सर।